धर्मपुरे के इलाका लाहौर का शौहर ने अपनी बीवी को मार दिया। जब से नशा करता था फिर हर छोटी छोटी बात पे बीवी को मारता था, फिर लड़ता था, झगड़ता था, सारी रात उसको मुर्गा बना के खड़ा कर देता था। उसकी बीवी कहती है अपनी झोली उठा के, बाजी सारी गलतियां आज तक जो हुई, जो झगड़े हुए मेरी है। शौहर कहता है अच्छा बड़े डायलॉग आ गए तुम्हें। वो उठा है, साथ वाले कमरे में गया है, पिस्टल उठाई है, चैम्बर चढ़ाया है, यहाँ पर पिस्टल रखी, टस यहाँ पर मार के कहता है फिर तू मेरे हाथों ही मरना सी ना। तो शरबत बेचने वाले पे मुबैना तौर पे इल्जाम लगाया कि 100 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ उसने बदफेली की है। और एक डायरी थी, उसके ऊपर डाटा ये था कि आज मैंने इस बच्चे के साथ, इसकी उम्र इतनी है, बदफेली की है। हजारों सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। 12 से 14 साल तक की बच्चियां भी मौजूद हैं उन वीडियोस में। सैकड़ों में से सिर्फ 3 पेरेंट्स ने एफआईआर कटाई थी उसमें। ये पिक्चर्स किस हद तक खतरनाक हो सकती है। आपकी एक सिंगल तस्वीर आपको जलील और रुस्वा भी करा देती है। पिक्चर्स जो हैं उस पर चेहरा काट के किसी की बरहाना जिस्म पे लगा दिया, एडिट कर दिया, देखिए जी इसकी तो बरहाना वीडियो आ गई। फिर कौन फोरेंसिक कराए तो कौन एफआईए जाए। मेरा ताल्लुक था पहले, लेकिन उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब मैं ये नहीं सहूंगी, एफआईआर हो जाती है। ये जो 4-4 साल होती है ना ब्लैकमेलिंग, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, ये रजामंदियां होती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मुझे कबूल है, मेरे अम्मी अब्बू से मिलो, शादी हो जाती। 6 महीने 8 महीने ठीक रहता है। उसके बाद एक दिन वो कहता है आओ मैं तुम्हें अपनी खाला से मिलवा के लाता हूँ। खाला के घर लेकर गया, बैठे हैं, चाय शाय पानी पिया है। आदमी यूं करके गाड़ी की चाबी उठाता है, बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। बीवी आवाज दे रही, कहाँ जा रहे हैं? मैं आया बस आया, एक मिनट फोन सुन के। वो सारी जिंदगी वापस नहीं आता। खाला एक नायिका होती है किसी ब्रॉथल हाउस, जहाँ पर उसकी डील ऑलरेडी हो चुकी होती है और उसको वहाँ बेच दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर लगाई गई आपकी एक तस्वीर आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। वायरल लीक्ड वीडियोस के पीछे हकीकत क्या है और किस तरह से लड़कियों को ट्रैप करके बेचा जाता है। ये सब जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट स्टूडियो में दावत दी है तहमीना शेख साहिबा को, जो कि क्राइम एनालिस्ट हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। ऑलवेज वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक खातून हो के कितना मुश्किल था? 11 साल आपको माशाल्लाह हो गए इस फील्ड में क्राइम शो करते हुए। कितना मुश्किल था? क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? 11 या शायद 12 साल हो गए इस फील्ड में। और जहाँ पर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो मेरी थोड़ी सी साइकी और थिंकिंग कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, डिफरेंट है आम लोगों की निस्बत। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चैलेंज नहीं है तो फिर मज़ा ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अब आके ज़ाहिर है एक अरसा जब हो जाता है आपको काम करते हुए, तो आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखते हैं नया। जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आप निखरते हैं, आप पॉलिश होते हैं। अब आके जब हम बैठकर, मैं, मेरा प्रोड्यूसर और मेरी टीम, हम जब बैठते हैं गपशप कर रहे होते हैं, अच्छा आज क्या सिस्टम रहा लाहौर का, कोई बड़ा काम हुआ है नहीं हुआ है, तो नहीं आज इस थाने में ये हुआ, आज इस थाने में ये हुआ, आज ऐसे हुआ, अच्छा बस इतना सा हुआ है, मतलब कोई बड़ा काम नहीं, कोई 4-5 लोग साथ तो कत्ल नहीं हुए। तो वक्त के साथ साथ इंसान सीखने लग जाता है। सही। अब ये आम बंदे के लिए बात ऐसी है कि यार ये कि इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह तो नहीं होता कि ये कत्लो गारत की बातें करी। एक्चुअली जब आप काम करते हैं ना, कोई भी एंटरटेनमेंट वाला एंटरटेनमेंट, क्राइम वाला क्राइम, तो फिर जाहिर है उसको ज्यादा आगे से आगे बढ़ने का शौक भी होता है, जो तो करता है काम पैशन के साथ। तो और मुझे मेरे काम में जुनून की हद तक इंटरेस्ट है, शौक है, और मैं ये नौकरी नहीं कर रही, मैं ये पैशन की तरह से काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और जहाँ पर चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंज ना हो, ट्विस्ट ना हो, तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर हलवा है, खाओ सारे। आम बंदा, या हम कहेंगे कि शरीफ बंदा, जब हाँ। थाने का नाम सुनता है, पुलिस का नाम सुनता है, तो हाँ। क्योंकि जो इमेज एक हमारे ज़हन में बना हुआ है कि पुलिस है, और जो बंदा जब नाम सुनता है तो वो काम जाता है, डर जाता है कि यार थाने जाना पड़ेगा। ऐसे लेकिन ही है। आप तो रोज थाने जाती हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं भी शरीफ हूँ, पहली अच्छा। बात तो ये है। नहीं, और मैं एक उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो थाने के इमेज एक ऐसा बना हुआ है कि लोग डर जाते हैं। ऐसे ही है। और डरना भी चाहिए मेरे ख्याल से। थाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप गलत काम करने के बाद जाते हैं, दावत बिल्कुल। पे आप नहीं जाते, जी। दोस्ती निभाने आप नहीं जाते, फोटो सेशन के लिए आप नहीं जाते, वहां से आप अपनी ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, राइट। अच्छा, थाने में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी असद, तो मुझे भी खौफ था। मुझे नहीं पता था कि थाना कैसा होता है, क्या होता है, एसएचओ किसे कहते हैं, ये 2 स्टार क्या होता है, 3 स्टार क्या होता है, सब इंस्पेक्टर क्या होता है, एएसआई क्या होता है, या इंस्पेक्टर क्या होता है, आईपी क्या होता है, बड़ा कुछ है अब तो।
अब जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं थाने वाले शो को, यानी सिर्फ और सिर्फ जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली क्राइम शो की, तो मुझे हुए तकरीबन 6.5-7 साल। ओवरऑल न्यूज़ एंकर मैंने काम किया, इस्लामिक शोज़ मैंने किए, क्राइम शोज़ मैंने अब कर रही हूँ। इसके साथ-साथ एंटरटेनमेंट के शोज़ मैंने कभी नहीं किए क्योंकि मुझे हँसना नहीं आता, झूठा-मूठा वाला। सही। और इसके साथ-साथ प्रोफाइल्ड इंटरव्यूज़ मैंने बेतहाशा किए। अब हम बात करते हैं क्राइम शो के आगाज़ की कि हुँ। मैं यहाँ पर कैसे आई थी और वो पहला दिन थाने का कैसा था। मैं एक यो-यो सी, चुलबुली सी, शरारती सी लड़की, ग्लासेस लगाई हुई गोल-गोल से, और एज़ यूजुअल जो मेकअप होता है एंकर का वो किया हुआ है। जॉगर पहने हुए जा रही हूँ थाने, नवाकोट थाने की बात। अच्छा। मुझे इस बात का नहीं पता कि पुलिस वाले सारी रात काम करते हैं, जी। और वो मैं आपको बिल्कुल डिट्टो हकीकत सुना रही हूँ, जो आज तक मैंने कहीं नहीं सुनाई। पुलिस वाले सारी रात रेड्स करते हैं, काम करते हैं, तमीना शेख को कुछ नहीं पता। तमीना गई है सुबह एग्जैक्टली 9 बजे। कोऑर्डिनेशन थी और जी। कोऑर्डिनेशन के बाद कि जी हम कल इस शो को करेंगे, ये गैंग है, ऐसे-ऐसे, ओके डन। अब कल का मतलब मेरे नज़दीक सुबह 9 बजे था, क्योंकि मैंने सुबह शुरू से जिस भी चैनल को जॉइन किया एज़ अ न्यूज़ एंकर किया, तो टाइम पे आना-जाना सब कुछ था। 9 बजे चली गई हूँ, थाना खाली-खाली है, एसएचओ के कमरे में कोई है ही नहीं है, अंदर एक नाई बैठा हुआ है आराम से चेयर के ऊपर, और ये और वो। बड़े अजीब-सा माहौल, कच्चा-पक्का सा थाना था। अब तो सिप्स बन गए ना, जी। उस टाइम तो कच्ची ईंटें, दरख्त भी बीच में, सीमेंट भी बीच में, गंदगी भी बीच में। किराए के मकान में थाने बने होते थे पहले तो। यस, और फ्लैट्स में भी बने होते थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रही हूँ, कोई लग नहीं रहा, एक्टिव नहीं है, सिस्टम नहीं है। पहली दफ़ा जो थाने गई थी, जी। पता ही नहीं था। उसके बाद वहाँ से मुझे किसी बंदे ने पूरे 1 घंटे के बाद बताया कि आप इतनी सुबह-सुबह। मैंने कहा जी मैं तो शो करने आई हूँ, मेरी कोऑर्डिनेशन थी आपके एसएचओ साहब से। एसएचओ साहब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन थी, तो उन्होंने नहीं आपको बताया कि वो तो 12-1 बजे आते हैं? मैंने कहा 12-1 बजे कौन आता है? सरकारी टाइम तो सुबह 9 बजे का है। पता नहीं, सानू नहीं पता मैडम, उन्हां नाल गल कर लो। मैंने कहा अच्छा यार, मैं खामोश हो गई, इतना आइडिया भी नहीं था। फिर इंस्पेक्टर को कॉल की, मैंने कहा जी आपके साथ मेरी आज की कोऑर्डिनेशन थी और मैं इदारे की तरफ से आई हूँ विद माय टीम, हुँ। तो प्रोग्राम करने के लिए, तो इतनी सुबह-सुबह आप आ गई हैं, आप बैठे। मैं चाय-शाय भिजवाता हूँ, अब हम काम स्टार्ट करेंगे, जब मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा 12:30-1 बजे। मैंने कहा ये कौन-सा अच्छा। टाइम है आने का? मुझे पता नहीं था कि हाउ टू जी। डील। मैंने कहा 12:30-1 बजे कौन आता है भई? तो आगे से कहते हैं मैडम हमारी ड्यूटी और है, हम ऑफिशियल उस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह का आप समझ रही हैं। बहुत जल्दी भी आ जाऊँ तो इतने बजे आऊँगा, हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं और वाक़ई होते भी हैं। बिल्कुल। बैठी हूँ 12:30-1 बजे पता लगता है नीली लाइट वाली गाड़ी थाने के अंदर एंटर हुई है। नवाकोट की हम बात कर रहे हैं। अब वहाँ जब मैं बैठी हुई हूँ, आए हैं, तो जैसे ही एसएचओ आता है ना अंदर, पूरा थाना एक्टिव होता है। ऐसे करके उसने गुज़रना होता है ताकि पूरा थाना सही से चले। अब फिर वहाँ पर बैठकर ज़ाहिर है मैंने कहा इतनी देर से ये वो तो वो पहला दिन वो था, जब कुछ पता ही नहीं था कि काम कैसे होना है, क्या होना है, थाना क्या बला होता है, अंदर बैठने वाले वर्दियों वाले कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो टाइम के साथ-साथ सब कुछ पता लग गया, अभी भी कुछ नहीं पता, वो भी पता लग रहा है। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि क्योंकि डेली रूटीन की बातें हैं, आप यस। क्राइम को कवर करती हैं, तो होता ये है कि अक्सर हिस मार जाती है आदमी की। आदमी के लिए ये बड़ी रूटीन की बातें लगती हैं, कत्लो-गारत, चोरी हो गई, डकैती हो गई। कोई ऐसा केस जहाँ पे तहमीना ने भी कहा हो कि ये मुझसे नहीं होगा? अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये मुझसे नहीं होगा। इंसान हूँ, सामने कोई राइफ़ल लेके खड़ा हुआ है तो डर मुझे भी लगता है। ज़िंदगी मुझे भी प्यारी है, गोली अगर लोगों को लगती है तो गोली किसी को भी लग सकती है। गोली लगने से पहले नहीं देखती कि वो एंकर है, वो बदमाश है, वो हुँ। शरीफ है, वो कातिल है। और दूसरी बात ये कि क्राइम कर के, रिपोर्ट कर के, कवर कर के हिस्स मर जाती है। हमारे माशरे में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनकी हिस्स मर जाती है, जो क्राइम के साथ क्राइम वालों को दोस्त यार बना के उचक्के अयाश बन जाते हैं। हुँ। मैं साफ़ियों की बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ। और एक वो कैटेगरी होती है जो क्राइम को देख के कहती है तौबा 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 तौबा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं। अब तहमीना शेख की वो कैटेगरी है कि तहमीना शेख अंदर से बड़ी सेंसिटिव है। किसी का दुःख अपना दुःख समझ के जब आप काम करते हैं ना असद, तो उस काम का मज़ा ही और है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ शो करने के लिए, मैं वक़्त पर वहाँ जब बैठी होती हूँ और जब मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर मैं मौजूद थी और वो सब कुछ अपने ऊपर फ़ील करके फिर मैं आगे प्रोग्राम को लेकर चलती हूँ, और हमेशा से मेरे अंदर अल्लाह की तरफ से ये
अच्छाई रखी गई या खूबी रखी गई, जिसमें मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे एहसास को ज़िंदा रखा है, मेरे अंदर हुँ। एहसास ज़िंदा है। मैं ऐसा नहीं करती कि इंसान अच्छा जी ठीक है एंकर आइए, नो, एंकर भी वो इंसान है, जिसके साथ ज़ुल्म हुआ है वो भी एक इंसान है और इंसान सब बराबर होते हैं। अल्लाह ने शायद हमें इसलिए चुना है कि हमने मज़लूम की आवाज़ बननी है और शायद उन्हीं की दुआएँ हैं कि आज तक हम चलते-फिरते हैं, नहीं तो किस डाकू को किस इलाके में, किस गाँव में, किस थाने में जाके प्रोग्राम्स मैंने नहीं किए, मुझे याद भी नहीं है। कोई ऐसा केस जिसने आपको झंझोड़ा हो? बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिसने झिंझोड़ा, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं शॉर्ट सा एक जी, किस्सा जी। आपको सुनाती हूँ। कोट राधा किशन कसूर, हुँ। 14.5 से 15 साल की बच्ची, मैं तो लड़की भी नहीं कहती, बच्ची। ये उसका घर है, पतली सी गली है, गाँव है, छोटा-सा घर है और ऑपोज़िट डाकुओं का घर है। 5 भाई, पाँचों डाकू, बीवियाँ डाकू, आगे बहनें जहाँ दी हैं, वो भी इसी तरह के क्रिमिनल लोग, सीआरओ भरे पड़े, पर्चे भरे पड़े। उस लड़की पर एक डाकू का दिल आ गया। ये मैं शो करके आई हूँ। दिल आ गया, ओके डन, आ गया, उसका नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो लड़की को गली में खड़े होके गंदी गुफ्तगू करता है, आवाज़ें देता है, बच्ची डरती है। एक दिन घर पर वालिदा नहीं थी, कोई नहीं था, गया है, दरवाज़ा खोला है, राइफ़ल ली हुई, दे दरवाज़े अंदर जाके उसकी इज़्ज़त लूट ली। चीखे-पुकार करती रही और उसने क्या करना था, पिस्टल के आगे। उसने बाप को बताया, बाप ने चीखा, डाँटा, बुरा किया। गरीब की अमीर से, गरीब की डाकू से जंग बनती नहीं। इख्तियारात और हालात व वाक़ियात डिफरेंट है। हुँ। जंग तब बनती है जब दोनों फरीक बराबर हों। बच्ची ने बाप को बताया, बाप ने आगे से बुरा भला कहा, क्या हुआ? नतीजतन मैं आपको मुख्तसर बताऊँ, वैसे तो बड़ी डिटेल है इस केस की। उस लड़की को उन्होंने वहाँ से अगवा कर लिया, उठा के ले गए, ज़्यादती करते रहे, 4 से 5 डाकू, फिर उसकी जगह चेंज की, फिर वहाँ पर उसके साथ ये कुछ किया, फिर उससे 164 के बयान दिलवाए कि तुम बोलो कि मैंने तो निकाह किया है। अच्छा। अगर नहीं बोलोगी तो ये होगा, वो होगा। उसको आइस पे लगाया, उस पर नशे-वशे करते रहे, उसके साथ मिलके उसको भी ज़बरदस्ती करवाए। उस पर तशद्दुद किया, पिस्टल के बट मारे, जगह-जगह से दागी कर दी लड़की। कितनी उम्र है? 14-15 साल। और 28 दिन रखने के बाद गली में फेंक दी और बाप को कहा, जा जाके चुप के ले जा। बाप क्या, उठाई, हॉस्पिटल लेकर गए, इलाज करवाया। डॉक्टर पूछ रही क्या हुआ इसके साथ, ये तो बहुत ही अजीब हालत में। खैर, अल्लाह सबकी इज़्ज़तें महफूज़ फरमाए। वो बच्ची खुदा खुदा करके इलाज करवा के घर आ गई। फिर गली में खड़े होकर कहते थे, ओए काफ़ी दिन हो गए ने तनु आए, फिर चुके ले जाना। बाप ने थाने में जाकर बताया, किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उसकी माँ को गालियाँ दी गईं गली में खड़े होके। क्यों? कि तुम हमें टेढ़ा-टेढ़ा क्यों देखती हो? हमारी मर्ज़ी, हम लड़की को उठाएँ, जो मर्ज़ी करें, तुम क्यों ऐसे करती हो? बाप आता है, वो मना करता है। अब झगड़ा ये है कि इनका आमने-सामने घर है और गली भी बहुत छोटी-सी है। और गाँव में आपको पता है कि एक बंदा बोले तो बहुत आवाज़ आती आवाज़ है। आती है। सुनसान होता है, इतनी जी। आवाम नहीं होती है। एक दिन बाप को पकड़ के मारा खूब। घर के अंदर से यूँ घसीटा और गली में पकड़ के मारा। और इतना मारा कि अंदर तक जब बाप की आवाज़ें गईं तो माँ अंदर से भागी आई, यानी उसकी बीवी। और उसने कहा, "ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?" अपनी तरफ से जितने जोगी थी उसने छुड़वाया। फिर उसके कपड़े फाड़े, फिर उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला, फिर उसको गालियाँ दी। बाप के पेट में गोलियाँ मार दी और उसकी मौके पर डेथ हो गई। 15 की कॉल की, पुलिस मौके पर आई, बकुआ देखा, जो हालात वाक़ियात बता रहे थे, नक्शा खींचा, जो कुछ भी था, डिटेल्स। और उसके बाद उस बच्ची को वहाँ पर नहीं रखा गया, उसको उसके मामू के घर शिफ्ट कर दिया गया। अब वो बच्ची जो पूरे कसूर में नशर है कि इसको इस तरह लेकर गए थे, रखा था, ये था, वो था, हुँ। उसके साथ कौन शादी करेगा? उसको उसकी एक फूफी ने अपनाया, उसने कहा ਅਸੀਂ करांगे, साडा खून है। मैं कहती हूँ ऐसे लोग जो है ना, सलूट के काबिल हैं। शादी कर दी और फिर बाप के जनाजे पर वो बच्ची 1 घंटे के लिए आई क्योंकि उसको उसकी जान का खतरा था। सामने तो डाकुओं का घर था। हुँ। मैं गई प्रोग्राम करने, अल्लाह ने मदद की, उस बच्ची को मैंने सोर्स के ज़रिए से किसी खुफिया जगह पर बुलाया और उसके साथ इंटरव्यू किया, उसकी वालिदा से किया और वो रो-रो के ये कह रही थी कि मेरा शौहर इन्हां ने मार देता। बेटी मेरी दी ज़िंदगी खराब कर दी थी। हुण मेरे पिछे पए ने। मैंने कहा तुसी ये घर क्यों नहीं छड्डदे?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, मैं तो किराए नहीं दे सकती, मेरा तो साईं मार देता। तो ये हालात वाक़यात हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद वो बच्ची मेरी आँखों से नहीं निकली, बड़ी-बड़ी आँखें खोल के, मतलब डेफ़िनेटली एक जिस वक़्त से वो गुज़री 28 दिन थोड़े नहीं होते हैं। शुक्र है कि बच गई ज़िंदा, ये भी शुक्र है कि ज़िंदा वापस आई है, और अल्लाह करे कि अल्लाह उसको सेहत भी दे और अपनी ज़िंदगी वो जिए। उसका क्या कसूर था कि उसके साथ ये काम किया गया। लेकिन इस तरह के वाक़यात मुझे झंझोड़ के रख देते हैं कि आप लोग इंसान पैदा किए गए हैं, दरिंदे क्यों बन जाते हैं, जानवर क्यों बनते हैं, भेड़िए क्यों बनते हैं, भूखे कुत्ते क्यों बनते हैं? दरिंदों की बात हो रही है तो हम वो कराची वाले केस का भी ज़िक्र कर लेते हैं, जी प्लीज़। जिसमें वो शरबत बेचने वाले पे मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया कि 100 से ज़ायद छोटी बच्चियों के साथ उसने बदफेली की है, और उसकी बाकायदा तौर पे एक लिस्ट रजिस्टर बना रखा था जिसमें वो नोट किया करता था तारीख और उस बच्ची का नाम। और ये 2 दोस्त थे। ये कयूमाबाद के इलाके में रहते थे, किराए के एक कच्चे से कमरे में। एक जूस बेचता था, एक फ्रूट बेचता था। फ्रूट बेचने वाले ने ये काम शुरू किया था और जूस बेचने वाला बाद में इसके पास आया था। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, उसने भी पकड़ लिया कुछ अरसे के बाद। एक डायरी थी, उसके ऊपर डाटा ये था कि आज मैंने इस बच्चे के साथ, इसकी उम्र इतनी है, बदफेली की है। हजारों सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। 12 से 14 साल तक की बच्चियां भी मौजूद हैं उन वीडियोस में। पुलिस ने तफ्तीश करके ये पूछा था कि तुमने वीडियोस क्यों बनाई हैं भाई? चलो वो काम समझ आता है, क्रिमिनल्स करते हैं, वीडियोस का क्या चक्कर? उसने कहा मुझे लत लग गई है, मैं जब तक रात को सोने से पहले वीडियो ना देखूं मुझे सुकून नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं वीडियोस बनाता था। अल्लाह है ना, जब अब पता नहीं यहाँ अल्लाह का वर्ड यूज करना चाहिए या नहीं, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें। जब इंसान दलदल में जाता है ना, फिर फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, क्योंकि उसने रास्ता वो चुना है। अब इसी तरह से इनको पुलिस ने पकड़ तो लिया। जी अब मुझे इस केस में, जिस पर मैंने बड़ी आवाज भी उठाई थी, काम भी काफी किया मैंने इस पर, असद के, आप ये देखें कि वालिदैन का किरदार, राइट। कयूमाबाद एक ऐसा इलाका है जहां पर लेबर तबका रहता है सारा। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं लेबर तबके की, तो घरेलू मुलाजमा है, ड्राइवर है, मजदूर है, मिस्त्री है, राज है। वो सारा दिन जब काम करता है ना, तो उसके पास, और उसका जिस्म इतनी सकत नहीं रखता कि वो रात को बच्चे को पूछे सारा दिन कहाँ गुजरा बेटा, बेटा क्या करते रहे हो, बेटा बाहर तो नहीं गए हो, बेटा क्या खाया था। वो नहीं पूछते, वो आके के खाना खाते खाते उसी चारपाई पे गिर जाते हैं। बच्चे उनके 10 होंगे, 9 होंगे, 8 होंगे, बच्चे नहीं उन्होंने ब्रेक लगानी, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट है बच्चे पैदा करना। दूसरी बात ये है कि उनमें से कोई ऐसा वालिदैन उस टाइम, जिस दिन की ये ब्रेकिंग है, जो नहीं तैयार था कि हमने फेस ही नहीं करना, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम क्यों फेस करें, ना 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 ना, हमने फेस नहीं करना, चलो जो हो गया सो हो गया, हुण असी सामने नहीं आना। इन कानों ने ये बातें सुनी है, बताई गई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब यहाँ पर मुझे इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, अपने मसाइल को सोल्यूशन की तरफ लेकर आए। आप ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता किसी भी शख्स के साथ ABC गलत काम हो गया है, जरूरी नहीं है हम ज्यादती की बात करें, कोई भी काम हो गया, उसका क्या कसूर है भाई? हो गया उसके साथ, कसूर ही कोई नहीं उसका, फिर उसकी बेइज्जती कैसी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारे यहाँ। 3 पेरेंट्स, सैकड़ों बच्चों के साथ हुआ है, सैकड़ों में से सिर्फ 3 पेरेंट्स ने FIR कटाई थी उसमें, और वो कहते थे कि हाँ हम फेस करेंगे, बाकी सबको पुलिस अपने तौर पर देख रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्लाह अव्वल तो सबकी बच्चियों को महफूज फरमाए, और अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाए, चूंकि इसी माशरे में हम रहते हैं, तो फिर उसको टका के आवाज उठानी चाहिए। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बहस नहीं, कोई इसमें ताने और बदनामी कुछ नहीं होता, बच्ची का कोई कसूर ही नहीं है। अलबत्ता जिसने ये किया होता है उसको सही आजकल अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। आपको पता है ना, वो नेफे में पिस्टल चल जाती है आजकल, पता है ना आपको, पंजाब जो, और बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए। मैं तो बड़ी राजी हूँ इस इकदाम से। अगर ये स्टेप, मैं कहती हूँ, पहले ले लिया जाता, शायद हजारों बच्चियों की इज्जतें बच जाती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, हम आजकल एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है, गूगल का एक नया फीचर मुतारिफ कराया गया, AI पिक्चर्स। मतलब किसी के साथ भी पिक्चर आप बनवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की पिक्चर बनवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उनको इसको एक प्रॉम्प्ट दें, अपनी पिक्चर दें, उस शख्स का नाम लिखें, वो आपकी पिक्चर उस शख्स के साथ जोड़ के बना देगा, और आप उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें, जहाँ मर्जी वायरल करें।
तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये फीचर? स्पेसिफिकली इस फीचर की बात नहीं करते, हम ओवरऑल कर लेते हैं और फिर मैं इस पर आपको ज़रूर अपनी ओपिनियन दूँगी। देखिए, सोशल मीडिया का जब से इस्तेमाल बढ़ गया है ना, जी, इसके अच्छे नताइज भी आए हैं और इसके बुरे बुरे नताइज नतीजे भी आए भी। हैं। अब असद की मर्ज़ी है कि असद ने अच्छे नताइज लेने, फ़ायदे लेने क्या गलत तरफ जाना है। तहमीना की मर्ज़ी है कि तहमीना ने लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोज़ को एडिट करना है, या फिर तहमीना ने ओरिजिनल वीडियोज़ को पकड़ के उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जहाँ पर हम एआई की बात करते हैं, तो एआई में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो चलें एआई आ गया ना, मैंने तो ऐसी हज़ारों वीडियोज़ देखी हैं जिसमें बाकायदा तौर पर हमें ये बताया जाता था, जब हम सीख रहे थे स्टार्टिंग में, अब भी सीख रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग जी, में। ये वीडियो ये तो वीडियो ही ओरिजिनल नहीं है, ये तो एडिट शुदा है। पता ही नहीं होता था, उस टाइम नहीं पता चलता था। एआई की तैयार शुदा वीडियो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा विदाउट फोरेंसिक, विदाउट टेस्ट पहचान लेता है कि ये एआई की है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एआई यूज़ करना है तो उसको एक पॉज़िटिव अंदाज़ में यूज़ करें, उसको नेगेटिव अंदाज़ में यूज़ बिल्कुल ना करें। और होशियार हो जाएँ क्रिमिनल्स के हर वो बंदा जो किसी की पिक्चर को विदाउट उसकी परमिशन के एआई के ज़रिए या किसी और एडिट करने वाली ऐप के ज़रिए या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से एडिट करता है और फिर लगाता भी है कहीं न कहीं, तो फिर एफआईए बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है, ऐसी-तैसी फिर जाती है। यकीन करो 6-6 महीने ज़मानत नहीं होती इनकी, कि कैसे किसी की तस्वीर को इस्तेमाल कर लिया। इवन देन जो क्रिमिनल्स होते हैं ना सर, जिस पर पर्चे होते हैं, उसकी जी, तस्वीर नहीं हम लगा सकते, हमें अलाउ नहीं है। बिल्कुल। तो भई हम तो कानों को हाथ लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना। हालाँकि एक बंदे ने कत्ल किया है, 302 लगी हुई है। पुलिस के पास है, पर्चा हो गया है, फिर भी नहीं लगा सकते। तो आप कैसे किसी की वीडियो को एडिट कर सकते हैं? पहले ये था ना कि जो प्रोफ़ेशनल्स थे, हुँ, जो प्रोफ़ेशनल एडिटर्स थे या ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स थे, सिर्फ़ वो ये काम कर सकते थे। हाँ, अब हर एक को एक्सेस मिल गया है कि वो एआई के ज़रिए पिक्चर्स बना सकता है, हुँ, वीडियोज़ बना सकता है। अभी रिसेंटली हमारी मीडिया इंडस्ट्री से ही एक केस सामने आया है कि एक एक लड़की है, एंकर है, उसकी तस्वीरें जो हैं वो जोड़ी गई हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस के साथ और मुख्तलिफ़ टिकटॉकर्स के साथ हाँ, और उसके नाम से पेज बना के उसको वायरल किया गया। हुँ, बाद में उसको क्लैरिफ़िकेशन देनी पड़ी कि ये मेरा फ़ेक पेज है और ये किसी ने बनाया हुआ है और एफआईए में दरख्वास्त भी दी उन्होंने। हुँ। तो ये जो ट्रेंड है इसमें अब तक कितनी कंप्लेंट ऐसी आ चुकी हुई हैं? अरे हज़ारों में ऐसी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, इस पर एफआईए काम कर रहा है, ठीक-ठाक काम कर रहा है, फिर भी चीज़ें जो हैं, वो ख़त्म तो कभी भी नहीं हुई हैं, बेहतर हो सकती हैं। चलो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा ज़ाती तौर पर फ़ेसबुक आईडी सिर्फ़ एक है, हुँ, राइट? अभी तहमीना शेख लिखें 25 खुल जाएँगी, लोगों ने बनाई हुई हैं। अवामी रंग, पता नहीं कौन-कौन से रंग लगा के वॉइस ऑफ वुमेन, पता नहीं क्या-क्या पेजेज़ जिसका मुझे खुद भी नहीं पता। जब मैं उसको क्लिक करती हूँ, कभी कोई साथी भेज देता है, कोई दोस्त भेज देता है, कोई साथी भेज देता है, कोई आप जैसा भाई भेज देता है। उसको जब मैं खोल के देखती हूँ, सारी मेरी वीडियोज़ लगी हुई होती हैं। व्लॉग्स जो मेरा एक ज़ाती जी, चैनल है, तहमीना शेख ऑफ़िशियल, एक मेरा यूट्यूब चैनल है। अब उस तरह से वहीं से लेते हैं क्लिप्स, उसमें से काटते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, आवाज़ की स्पीड करते हैं, थोड़ा-सा एडिट करते हैं, कैप्शन चेंज करते हैं, लगा देते हैं। अब मैं किस-किस को रोकूँ? किस-किस को रोकूँ? 20-25 टिकटॉक्स बनाए हुए हैं, 20-25 फेसबुक बनाए हुए हैं, 20-25 यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। एक उनमें से ऐसा बंदा, मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए ओकाड़ा गई और वहाँ पर जब प्रोग्राम हमने कर लिया तो हमारे तमाम सहाफ़ी बिरादरी जो है वो इकट्ठे हो गए कि तहमीना शेख आई हुई हैं टीम के साथ और सारा जो प्रेस क्लब था वहाँ का इकट्ठा हो गया। एक बंदा ऐसा था कि जो दिखने में लग रहा था कि प्योर देहाती है, गाँव का बंदा जी, जैसा होता है। गोल्डन उसके बाल हैं, हाथ में कड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा ये पता प्योर, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये क्या करते हो आप? कहते मैंने भैंसें-वैसें रखी हैं, मैं उसको हैंडल करता हूँ। जब वो बोला ना ये जुमला, मैंने कहा ये पढ़ा लिखा है, इसको कुछ आइडिया है। जब आप एक अरसे तक इन्वेस्टिगेशन केसेस देखते हैं, जी, आपको पता लग जाता है। कहता है मैडम मैं साथ-साथ ना सोशल मीडिया भी बड़ा अच्छा चला लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा दिखाओ ज़रा मोबाइल। नहीं मैंने मोबाइल नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने भई अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, टिकटॉक बनाया है, मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे खासे। ये तो मेरा शौक है। गाँव-शाँव वाला ना एक अम्मी-अब्बू शुरू से यहाँ के तो मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा, वैसे आप बुरा तो नहीं मनाएँगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मनाऊँगी, बताओ तो सही कुछ। कुदरत है ना जब आपको जी। दिखाती है। कहता है, "मैंने आपके नाम से ना 6 पेज बनाए हैं।" मैंने कहा, "पैसे कितने कमा रहे हो?" कहता, "मैं पैसे भी कमा रहा हूँ।" "आप कुछ करेंगी तो नहीं?" मैंने कहा, "नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आपने मुझे अपने मुँह से बता दिया है। जी, ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे दिखा तो दे।" फिर उसने मुझे दिखाया, यकीन करो, हर वो डाटा जो मेरा अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब चैनल पर है, वो टिकटॉक पे, वो फ़ेसबुक पे, वो यूट्यूब पे, हर जगह पर मौजूद है। तो हर बंदा सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये है कि आप पॉज़िटिव वे में करें ताकि गलत किस्म के काम ना हो। और जहाँ पर सज्जल मलिक की हम बात करते हैं, तो सज्जल मलिक बहुत अच्छी हैं
और हमारी ज़ाहिर सहाफ़ी बरादरी का हिस्सा हैं। काशिफ़ ज़मीर के साथ उनका जो भी प्रॉब्लम था, अंदर की कहानी क्या थी वो भी मुझे सारा पता है, लेकिन मैं इस टाइम उस टॉपिक को रीओपन करना नहीं चाह रही। असद मुझे बुलाता है अपने घर खाने पे, क्योंकि असद मेरा फ़ैन भी है, असद भाइयों की तरह भी है, असद के साथ मेरा फैमिली लिंक भी है और बड़ी मोहब्बत से असद बुलाता है। तो फिर जी। तहमीना तो जाएगी ना असद के घर, और असद ये कहे कि आप अकेली क्यों हो, अपनी बहनों को लेकर आए, फैमिली के साथ आए। फिर सज्जल अपनी बहनों के साथ गई, और फिर ये कह देना ये तो हर जगह आ जाते हैं मुंह उठा के खाना खाने, और ये सारे आ जाते हैं। और फिर इससे आगे क्या क्या कुछ हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी करप्ट है, कई पर्चे हैं, ये चेनें और ये सब कुछ आपको सब पता है, कितनी दफा सीआईए ने पकड़ा। ऐसे शख्स के बारे में बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह उसको हिदायत दे और मुझे भी दे। आप कह रही हैं उन पे पर्चे हैं, वो करप्ट हैं, पुलिस वाले उनको अपने सेरेमनीज़ में एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। जी, सेरेमनीज़ में तो फिर बहुत सी ऐसी जगह भी हैं, अब मैं कहना नहीं चाह रही यहाँ पर। एक पुलिस वाले ने ख्वाजा सरा को भी बुलाया हुआ था, गिफ्ट देने के लिए लोगों को उसके हाथ से। अब क्या कहा जा सकता है, मैं उस ख्वाजा सरा का नाम लूँगी तो शायद उनको बुरा लगेगा, बड़े मशहूर हैं। और बस ऐसा ही है, देखिए जी अपनी-अपनी मेंटालिटी है। अब मैं खड़े हो जाऊँ अगर किसी जागीरदार के साथ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे जागीरदार खराब हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि तमाम एंकर्स ही ऐसे होते हैं। बस ये घुली-मिली खीर है, सब खा रहे हैं। चलें आप नाम ना लें, सिर्फ़ इतना इशारा दे दें कि वो ख्वाजा सरा का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है या नहीं? शोबिज़ इंडस्ट्री से है, बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग होती बस, है। अब लोग पहुँच गए हैं उन तक। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वापस आते यस। हैं और टिकटॉकर्स का भी आपने ज़िक्र किया। हुँ। जराइम की दुनिया और टिकटॉक की दुनिया, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? क्योंकि अब हमने देखा है कि जराइम की दुनिया में टिकटॉकर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये कहीं न कहीं टिकटॉक किसी एफआईआर में हमें लिखा हुआ आदमी नज़र आता है। शोहरत का बड़ा शौक है आजकल के लड़कों को, लड़कियों को, इवन देन बड़ी उम्र के आदमियों को, बापों को, भाभियों को, आंटियों को। शोहरत के लिए टिकटॉक इस्तेमाल करना है, पिस्टल पकड़नी है, डाले में बैठना है, ठा 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 थ्रिल म्यूजिक लगाना है, क्योंकि शोहरत चाहिए। अब वो गंदे तरीके से आ रही है या अच्छे तरीके से, व्हाट्सोएवर, ये किसी को टेंशन नहीं है, बस शोहरत चाहिए। मैं शोहरत के खिलाफ नहीं हूँ, सबको हक है भाई फेमस होने का, फेम लेने का शौक होता है, लेकिन अच्छे अंदाज में ली जाए तो बेहतर है। अब कोई ये कहे कि यार ये तो वही लड़का नहीं जा रहा जो डाले के ऊपर था, जिसने हाथ में हुँ। सिगरेट पकड़ा हुआ था और इसके हाथ में राइफल थी, गालियां दे रहा था, तो मेरे ख्याल अच्छी बात नहीं है। अब अगर ऐसा है कि वो लड़का है वो जिसने वहां पे फलाने टाइम ये काम किया था, तो मैं भी कहूंगी यार वेल डन, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। अब शोहरत जो है वो टिकटॉक से बड़ी जल्दी मिलती है। छोटा सा गाने का बोल होता है, मजे जी। से एक्ट किया, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से मुराद है कि हर एक की अच्छाई डिफरेंट है। कोई पेंट कोट को अच्छा कहता है, कोई निकर को अच्छा कहता है, कोई बुनियान को अच्छा कहता है, तो डिफरेंट चॉइसेस हैं अपनी अपनी। उस पर टिकटॉक्स बनाए, डाला कल्चर बड़ी जल्दी वायरल होता है, डस 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 बड़ी जल्दी वायरल होता है, मुंह से धुएं निकाल लिए उल्टे सीधे बड़ी जल्दी वायरल होता है। ऐसे हजारों केसेस मैंने असद किए, रिकॉर्ड प्रोग्राम्स किए, बाकायदा पूरे पूरे घंटे का प्रोग्राम किया, जिसमें एंड पे पता चलता है कि इसको शुरू से बदमाशी का शौक था। और शुरू कैसे हुआ था, टिकटॉक पर डाली वीडियो, भले भले असी छड़ांगे नहीं, असी गुजर, असी राई, असी फलाने। तो ये कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है, और काफी हद तक इस पर काम किया। हमारे डीआईजी साहब डाला कल्चर के बड़े खिलाफ हैं, बड़ी जी। अच्छी बात है। काफ़ी काम किया मैंने इनके साथ भी, और काफ़ी हद तक डाला कल्चर को ख़त्म भी कर दिया गया। ये एआई वाला फीचर है जिसकी हम जी। बात कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रोफाइल्स जो हैं, हुँ। ये इसमें कितना किरदार अदा कर रही हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत ट्रेंड है पब्लिक प्रोफाइल्स का, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलोअर्स मिलें, हम भी इन्फ्लुएंसर्स कहलाएँ। हमें डॉलर कमाने का शौक जो है ना, वो जुनून की हद तक चढ़ चुका है। इश्क जब चढ़ता है ना, सर चढ़ के बोलता है। सारा ज़माना देखता है चाँद चढ़ा हुआ है, और जो चाँद चढ़ा रहा होता है उसको कोई समझ नहीं आ रही होती। सही। अब चाँद चढ़ाते-चढ़ाते कोई गलत काम कर लेता है, कोई सीधे ट्रैक पर रहता है। अब जहाँ पर हम ये एक ही बात करते हैं, पब्लिक प्रोफाइल का आपने ज़िक्र किया, हम तमाम सहाफ़ी ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, पसंद किया जाए, और फॉलोअरशिप बढ़ जाए, व्यूज़ बड़े अच्छे आने चाहिए, वायरल होना चाहिए, मिलियंस में जानी चाहिए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। सब चाहते हैं। इस पर मुझे एतराज़ नहीं है। मुझे इस पर एतराज़ है कि किस अंदाज़ में, जी। राइट? अच्छे अंदाज़ में या बुरे अंदाज़ में। लेकिन अब आके मैं आपको बताऊँ कि हर बंदा ये चाहता है कि मैंने एंकर बनना है।
मैंने यूट्यूबर बनना है, मैंने स्टोरी करनी है, मैं सोशल मीडिया पर काम करने वाला बंदा वो हो जाऊं जिसको सब जानते हो। अब इसके लिए पब्लिक प्रोफाइल बनाते हैं। पब्लिक प्रोफाइल पर जितने लोग फॉलो करेंगे उतनी बल्ले बल्ले और उतनी शाबाशी मिल रही है और उतनी कामयाबी मिल रही है। अब एक वो होता है जिस पर लॉक लगाया होता है प्रोफाइल पर, अब जी। उसमें आपको आपके सिर्फ दोस्त देख सकते हैं। जब आपको आपके सिर्फ दोस्त देखेंगे तो वो फिर मेहनतें, ख्वाब और वो बातें कहाँ गई। इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा पीआर पैकेजेस मिलते हैं, टिकटॉक पर बहुत मिलते हैं। आपको पता है ये $1 शॉप और ये £1 शॉप और ये बचत बाजार और ये अमेजॉन मेगाजॉन, इस टाइप की बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जिस पर वो वाली क्रॉकरी, वो मेकअप, वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो नॉर्मली अमूमी तौर पर नॉर्मल मार्केट में नहीं होते। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए, आज मुझे कोई दिन में 2-2.5 घंटे मिल गए, मैंने खोला टिकटॉक में कि देखूं तो सही आजकल चल क्या रहा है। जितनी वीडियोस थी वो सारी की सारी टिकटॉक की सिर्फ और सिर्फ ये पीआर वाली थी, और बकायदा उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ था ये नंबर है मेरा, जी। जिसने मेरे से प्रमोशनल वीडियो करानी है वो मुझे बताए ये मेरा रेट है। यही काम इंस्टा पर होता है। अब इंस्टा पर कमाने हैं पैसे, और टिकटॉक पे भी जो जाके आपकी वीडियो बना रहा है वो फ्री में तो नहीं बना रहा ना, अपना पेट्रोल लगा रहा है, टाइम लगा बिल्कुल। रहा है। अब पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ होता है। आपके उतने फॉलोअर्स नहीं भी होते तो खरीद ली जाती है ट्रैफिक, आपको पता है ना इस चीज जी, का। बिल्कुल। ट्रैफिक खरीद ली जाती है, पिक्चर्स को खूबसूरत बना देते हैं। इवन देन लड़कियों के हवाले से एक बड़ा फनी सी बात लिखी जाती है कि इनको कभी पॉलर जाने से पहले देखें और पॉलर जाने के बाद देखें। एंकर्स के हवाले से या प्रोफाइल के हवाले से, पब्लिक प्रोफाइल की हम जब बात करें, वो कहते हैं कि कभी इनको वैसे देखें और फिर पब्लिक प्रोफाइल पर देखें तो इनकी जून ही बदली होती है। तो वही बात है कि एआई के ज़रिए से एडिट कर लेते हैं और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं उससे एडिट करके लगा लिया जाता है और उस पर काम होता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ असद कि आपकी एक सिंगल तस्वीर आपको ज़लील और रुस्वा भी करा देती है, और वो सिंगल तस्वीर आपको इज्जत भी दिलवा देती है, मुकाम भी दिलवा देती है। आप किसी का भी चेहरा है, उसको एडिट करके कट करें। जी। अब लोग कहेंगे कि मैं तरीके बता रही हूँ, तरीके नहीं बता रही, ये हो चुका और सबको पता है, कोई मासूम नहीं है हमारे दरमियान। आजकल के दौर में कोई बच्चा ऐसा है जो उसको मोबाइल ना यूज़ करना आए। बिल्कुल नहीं। मैं मैट्रिक में थी ना तो मुझे अब्बू ने इंस्टा फ़ोन लेकर दिया था 100 मिन्नतें तरले करने के बाद। सही। और मैं लाडला बच्चा थी, तो मुझे मिल गया, बाकियों को नहीं मिला था। अब आप ज़रा मैट्रिक का बच्चा कहता है कि मैं तो अभी चौथा, 5वां मोबाइल ले रहा हूँ, मैं तो आईफ़ोन लूँगा, अब तो 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, दौर बदल गया। अब जनाब पिक्चर्स जो हैं, उस पर चेहरा काट के किसी की बरहना जिस्म पे लगा दिया, एडिट कर दिया, देखिए जी इसकी तो बरहना वीडियो आ गई, ये आ गया, वो आ गया। फिर कौन फोरेंसिक कराए तो कौन एफआईए जाए? तो उससे बेहतर नहीं है कि इंसान आँखें खोल के अपनी प्रोफ़ाइल को मैनेज करे। जिसका काम है वही करता अच्छा लगता है, वैसे अच्छा भी नहीं लगता। और बहुत से लोग इस चीज़ को देहाती साइड पर मायूब भी समझते हैं कि कुड़ियां दी तस्वीरां की कर दिया ने सोशल मीडिया दे उत्ते नहीं होनी चाहिए, साडे खानदान च इंज नहीं हुंदा। मैंने बड़े जुमले ऐसे सुने हैं सही। क्योंकि मैं जाती हूँ, जी, जाके जी। लोगों से बात वगैरह करती हूँ तो बताते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो होते हैं देहाती लेकिन कहते हैं कि बच्ची हमने पढ़ानी है। हुँ। मैं झंग गई थी एक प्रोग्राम करने, नंबरदार की बेटी, नंबरदार दादा था, जी। नंबरदार बाप भी था, उनकी बेटी थी, वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती थी। सही। रावलपिंडी चले गई। पूरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गाँव का माहौल और एक जो वो हवेली टाइप का होता है, ठीक है? अब वो बच्ची अपने बाप से इतनी अटैच थी, आप यकीन करो कि वो दिन भर में, अब्बू मैंने ये ड्रेस पहना है, अब्बू मैं इधर जा रही हूँ, अब्बू देखो मैं कैसी लग रही हूँ, वीडियो कॉल्स कॉल्स और मैसेजेस चल रहे हैं। उस बच्ची पर नज़र फिर से एक उसके कज़न की पड़ गई। कहीं मुलाकातें हुई या नहीं हुई, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। वो बच्ची छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए एमबीबीएस में जब उसको ऑफ मिला तो वो घर आई। अब जब वो घर आती थी ना तो वो धोने वाले सारे कपड़े उठा के ले आती थी कि मम्मा यहाँ पे धो देंगी, या मुलाज़माएँ रखी हुई थी, जी। वो धो देंगी, फिर मैं वापस चली जाऊँगी। और जाते हुए घी, मक्खन खाने ये वो ड्राई चीज़ें मिलती थी कि बच्चे अपनी सेहत का ख़्याल रखो। नंबरदार थे, गाँव के लोग थे, तगड़े लोग थे। अब वो वापस आ रही थी रावलपिंडी से अपने घर आने के लिए। कज़न ने उसको गाड़ी में लिया, उसके साथ मंगनी भी हो गई थी, और उसको कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया। कहीं से खबर आई कि आपकी बच्ची जो है ना वो उधर सड़क पे इस तरह गिरी हुई है, पास से एक उसके पास गठरी भी है, उस गठरी में उसके वो कपड़े थे जो वो लाती थी, लैपटॉप था, एक मोबाइल था। डॉक्टर बन रही थी, अभी तो स्टूडेंट थी। क्या बीती होगी बाप पे, माँ पे, लाडली बच्ची जो दिन रात ये आज मैंने ये शूज पहने हैं, आज मेरी क्लास इतने बजे है, उठे नहीं आप लोग अभी तक, आज क्या खाना बनाया है? वो इस तरह से कनेक्ट थी अपने बाप के साथ। और कत्ल करने की वजह क्या सामने आई? मैंने इससे शादी करनी है।
अब वो एमबीबीएस बन रही है, भाई तू राइफल लेके फिरता है, तेरा उसका जोड़ बनता है। तो ये हालात वाकयात आ चुके हैं मेरे भाई, आंखें खोल के चलना चाहिए। अच्छा, अभी पिछले दिनों बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आई, बल्कि ये जब से सोशल मीडिया ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है, तो बहुत से लोगों की खबरें सामने आती हैं कैसी? या उनकी कोई वीडियो सामने आ जाती है या कोई तस्वीर सामने आ जाती हैं और उसके बाद एक बयान सामने आता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मेरा ताल्लुक था पहले लेकिन उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और अब मैं ये नहीं सहूँगी और एफआईआर हो जाती है या मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। ये क्या वाक़यात होते हैं, इनके पीछे क्या होता है? हमारी पब्लिक में से कुछ खवातीन का तबका ऐसा है जो ये कहती हैं कि तहमीना शेख खुद भी औरत है और औरतों को ही नहीं छोड़ती। तहमीना शेख ने बात करनी है सीधी और खरी, किसी को अच्छी लगे तो लगे, बुरी लगे तो वो भी लगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जहां पर ब्लैकमेलिंग की बात आती है ना, तो आप और आपकी ऑडियंस, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों को सबसे पहले तो ये बात आज क्लियर कर दूं कि ज्यादती होती है, मैं नहीं कहती नहीं होती, जी। तौबा इस्तगफार होती है। अल्लाह सबकी बेटियों को महफूज फरमाए। पिस्टल के जोर पे होती है, डंडे के जोर पे होती है, लड़की अगवा कर ली हो गई, खेतों से लाश मिली हो गई, मियाँ बीवी को डंडों के साथ क्या कुछ कर रहे थे, हाफजाबाद की स्टोरी थी, हम सब ने देखा, इस पर बकायदा काम भी किया मैंने। और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। ये जो 4-4 साल होती है ना ब्लैकमेलिंग, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, ये रजामंदियां होती हैं। अब देखें, हम इस स्टूडियो में आए हैं, आपने हुँ, मुझे कहा कि ये आपकी चेयर है, ये आपका माइक है, आपने यहाँ बैठना है, मैं बैठ बिल्कुल। गई। जी, अगर मैं कहूँ कि मैंने तो टेबल के ऊपर बैठना है, तो पॉसिबल नहीं है, आपकी पॉलिसी नहीं है, ऐसा बिल्कुल। होता नहीं है। अब इसी तरह से कानून भी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलता है, हज़ारों साल पहले बना हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया बने हुए। उसमें बेहतरी की ज़रूरत है जो कि नहीं की गई, उसमें जिद्दत की ज़रूरत है जो कि नहीं की गई। अब हम वही गोरे का कानून लेके चल रहे हैं। तो गोरे ने जो कहा था उस टाइम के हालात वाक़यात और थे और 2025 के और हैं, 1987 के और थे, 2000 के और थे। अब वक्त के साथ साथ क्राइम में इजाफा हुआ, हालात वाकयात बदले, क्रिमिनल्स मजीद तेज हुए, शरीफ मजीद बेचारे पीछे गए, गरीब गरीब से गरीब हुआ, अमीर अमीर से अमीर हुआ, सबकी जिंदगियां बदली। औरतें, कुछ ऐसी औरतें जो हनी ट्रैप करती हैं, पता है ना हनी ट्रैप का आपको? जी, बिल्कुल। हनी ट्रैप करती हैं। और अब आपको मैं मजे की बात एक और बताऊंगी, और मैं भी, मेरी इस गुफ्तगू से मेरे कुछ जानने वाले नाराज भी हो जाएंगे कि आप क्या बोलकर आई हैं पब्लिक पर। हनी ट्रैप होता है, बंदा फंसा लिया, 2 उसमें वकील हैं, 2 पुलिस वाले हैं, 3-4 खवातीन हैं, जी, एज गैप्स हैं, डिफरेंस हैं। अब बंदा फंसा लिया, पैसे ले लिए, बंदा छोड़ दिया। ओके डन, ये हनी ट्रैप है। मैंने तो केसेस किए इसके ऊपर भी। अब एक ऐसा गैंग आ गया है औरतों का जो ये कहती हैं और बाकायदा बंदे को बड़े तरीके से फंसा के कहती हैं निकाह करना है। निकाह हो जाता है। अब एक बंदा कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपने चूंकि औरतों का सवाल किया, औरत अगर एक आदमी को कह रही है और आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो कह रही है मैं निकाह करती हूँ, निकाह कर लेते हैं, जी। निकाह हो गया, तो हम यही कहेंगे ना, एक आम बंदा यही कहेगा ना, यार मियाँ बीवी मियाँ है बीवी यार, हैं, अब तो जिंदगी गुजारनी इकट्ठे, यही बिल्कुल, सोचता है ना हर ऐसे ही बंदा। है। अब निकाह करने के बाद असल गेम शुरू करती हैं क्या, जेवर इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, उसकी वीडियोस बना ली विदाउट ड्रेस, न्यूड वीडियोस बना ली, ये सारा मवाद इकट्ठा करके उसको चलो निकल, हो गए हो तुम मेरी बीवी हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा गैंग आ गया। एसपी शहरबानो, उन्होंने बकायदा इस पर एक मैसेज दिया है कि अब ऐसी औरतें भी आ गई हैं। बंदों की बात कर लेते हैं। मैं ऐसे बंदों को भी जानती हूं जिन्होंने बकायदा एक छोटी सी लड़की को पहले दरवाजा खोल के गाड़ी में बिठाना है, जूस देना है, रात का टाइम है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो अपनी गाड़ी की लाइट ऑफ कर दी है ताकि वो अच्छे से इंप्रेस हो जाए कि मैं बहुत नेक आदमी हूँ। ऊंची नहीं बोलना, नमाज का टाइम है, खामोश हो जाए, जरा अजान सुन लेते हैं, नमाज अदा भी करनी है, लड़की फुल इंप्रेस, ये बड़ा नेक आदमी है यार, अच्छा बंदा है, अच्छा मैं आपसे शादी करना चाहती, मुझे कबूल है, मेरे अम्मी अबू से मिलो। हुँ, अम्मी अबू से मुलाकात हो जाती है, शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने 8 महीने ठीक रहता है। उसके बाद एक दिन वो कहता है आओ मैं तुम्हें अपनी खाला से मिलवा के लाता हूँ। लड़की अच्छा, खुशी खुशी बीवी तैयार हुई है, बेहतरीन कपड़े शपड़े पहने चले गई, खाला के घर लेकर गया, बैठे हैं, चाय शाय पानी पिया है, खाला के घर बीवी भी बैठी है। आदमी यूं करके गाड़ी की चाबी उठाता है, कपड़े झाड़ता है, बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। बीवी आवाज दे रही कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, मैं आया आया बस आया, 1 मिनट फोन सुन गया है। उसके बाद वो सारी जिंदगी वापस नहीं आता। और वो खाला कौन होती हैं? वो खाला एक नायिका होती है किसी ब्रॉथल हाउस की।
जहां पर उसकी डील ऑलरेडी हो चुकी होती है और उसको वहां बेच दिया जाता है। ये पाकिस्तानी माशरे की बात जी, करें। ये लाहौर की बात कर रही हूँ, मैंने प्रोग्राम किया इस पर। फिर उस लड़की को 12 साल के बाद पुलिस वहां से बाजियाब करवाती है, जिसको कमरे में कैद किया होता है और सारी जवानी वो यही कुछ करती रही है, गलत कारी। तो उस लड़की के घर वाले और बाकी कोई पीछे नहीं आता? क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज की थी। बाप इस शादी पर रजामंद नहीं था और हम्म, लड़की ने कहा था कि मुझे कोर्ट मैरिज कर लूंगी मैं, आप लोग कर दें। उसने कहा जा कर ले, वो घर से चले गई थी। बड़ा क्या कुछ इस माशरे में होता है, रूह कांप जाती है। लाहौर में भी एक केस रिपोर्ट हुआ, धर्मपुरे के इलाका लाहौर का, उसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को मार दिया, उस पर इल्ज़ाम भी लगा। हम्म। केस क्या था और उसके बारे में जो खबरें आई वो दिल दहला देने वाली थी। आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा इस पर, मैंने बकायदा जाकर प्रोग्राम किया इस पर। ये इशू ये था कि इनकी शादी को हुए थे 7 साल। शादी के 5 साल बहुत अच्छे गुजरे, बेहतरीन एक आइडियल लाइफ, मियाँ बीवी की खुशहाल लाइफ। अल्लाह ताला ने पहली एक बेटी अता फरमाई। वो बेटी इस टाइम 3 साल, 3.25 साल की है और उसको प्यार से कहते हैं गुड़िया गुड़िया, और बहुत प्यारी बच्ची है, वाकई पता लगता है कि एंजल है, फरिश्ता बच्ची। अब उस बच्ची से भी मैंने बात की है। मैंने उस मकतूला जिसको कत्ल किया, उसकी बहन से, उसके भाई से मैंने बात की है। मुख्तसरन ये है कि शादी जब की तो बहुत अच्छे लोग थे और रिश्तेदारों में की थी, कोई गैर नहीं था। अब 5 साल के बाद उसने आइस का नशा शुरू किया। उस दूध, शौहर ने। यस, शौहर ने, बकौल उस फैमिली के। और वो आइस का जब से नशा करता था, फिर हर छोटी छोटी बात पे बीवी को मारता था, हर छोटी छोटी बात पे लड़ता था, झगड़ता था। इवन देन एक दिन बाहर से आया है तो इसकी बेगम वॉशरूम में थी, शावर ले रही थी। जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। वो कह रही है कि अच्छा मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। नहीं, जल्दी बाहर बाहर आओ, इसी टाइम आओ, इसी मिनट में आओ। वो कह रही है मुझे 1 मिनट लगेगा, कपड़े पहन के मैं आ रही हूँ। कितनी देर लगती है एक इंसान को कपड़े पहनते हुए, और पहन के वो बाहर आई। इस बात पर उसकी अच्छी फेंटी लगाई कि तुम देर से क्यों आई हो। सारी रात उसको मुर्गा बना के खड़ा कर देता था, चलो मुर्गा बन जाओ। अब कितनी देर औरत मुर्गा बनेगी? 10 मिनट, 15 मिनट। टांगे कांपेंगी, गिरेगी ना। एक टांग पे खड़ी हो जाओ, खबरदार तुम हिली। अब वो स्टेमिना आखिर टूट ही जाता है इंसान का। वो यूं यूं होती थी, धड़ाधड़ फेंटी शुरू। जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना असद, उस दिन उसने अपनी बहन को कॉल किया और बहन को कॉल करके कहा है कि बाजी जल्दी आ जाओ, कब आओगी, क्या मेरे जनाजे का इंतजार कर रही हो? बाजी कहती क्या हो गया यार, कोई मसला नहीं, हम आ रहे हैं और 10-15 मिनट तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बाजी, इसने एक पाइप और एक रॉड रखा हुआ है पास ही। मुझे लगता है आज मेरी खैर नहीं है, ये बड़ा मुझे मारता है, मैं आज मार नहीं खा सकती। मैं बस 5 मिनट में आई, रास्ते में है मैं भी और तुम्हारा भाई भी, तुम 5 मिनट के लिए मैनेज करो। थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंच गए। जब पहुंचे, ये मैं आपको ऑन द स्पॉट की बात सुना रही हूँ कि जिस टाइम ये सब कुछ जी। हुआ। जब ये पहुंचे बैठे तो इसका जो शौहर था वो अपने बड़े भाई के साथ घर से बाहर गया था, और जाते हुए इस लड़की को जेठ ये कहकर गया था आज ज्यादा काम तमाम कर दें, बकौल लड़की की बहन के। फिर वापस आए तो ये लोग भी बैठे, उसने कहा क्या बात है, क्यों लड़ते हो, तुम लोग की लड़ाई नहीं खत्म हो रही यार, अभी तक इतना समझाया, इतनी पंचायतें, बड़े बैठे, झगड़े खत्म करवाए हैं, फिर तुम लोग किसी ना किसी बात पे रोज लड़ते हो। उसकी बीवी कहती है अपनी झोली उठा के, बाजी सारी गलतियां आज तक जो हुई, जो झगड़े हुए, मेरी हैं। खत्म करो बात को, झगड़ा ना करो। एक अच्छा अंदाज है, पॉजिटिव चीज। शौहर कहता है अच्छा, बड़े डायलॉग आ गए तुम्हें। इस बात पर वो उठा, साथ वाले कमरे में गया है, पिस्टल उठाई है, चैम्बर चढ़ाया है, आया है। ये बीवी इसकी पीढ़ी पे बैठी हुई थी, ये भी मैंने बकायदा पूछा था। हम्म, अब पीढ़ी पे जब बैठती है ना तो थोड़ा सा नीचे होता है, चेयर की बात और होती है, सोफे की जी। लेंथ और होती। आया, चुप करके आराम से यहां पर पिस्टल रखी, टस, पता ही नहीं चलने दिया। पास सगा भाई बैठा है, सगी बहन बैठी है, 3 साल वाली बेटी बैठी है, खुद बैठा हुआ है, पता ही नहीं चलने दिया। यहां पर मार के कहता है फिर तू मेरे हाथों ही मरना सी ना, ओ तू मेरे हाथों ही मरना सी। डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा। ये करके जाहिर है जब आप किसी के दिमाग में गोली मारते हैं तो खून की तो जाहिर है आप क्या कह सकते हैं, जैसे नलका खुला हुआ। बच्ची रोने लग गई, बच्ची को खाला ने फौरन से साथ लगाया और वहां से भागने की कोशिश की तो आउट ऑफ द कंट्रोल हुआ है। इसने उसके भाई का गिरेबान पकड़ लिया और फिर उस पर पिस्टल चला रहा है। कुदरत खुदा की गोली फंस गई और पिस्टल चली नहीं।
भाई ने बहन को कहा तू भाग, मैं आ जाऊंगा। अब बहन कैसे भागे? अब बहन की गोद में वो 3 साल की बच्ची भी है, दूसरी तरफ भाई भी है और पीछे एक बहन आंखों के सामने अभी कुछ सेकंड्स पहले कत्ल की गई। दोनों एक दूसरे को धक्के देते देते घर से बाहर भागे सड़क पे। ये दोनों बहन भाई आगे भाग रहे हैं और पीछे वो पिस्टल लेके भाग रहा है। कोई रोकने वाला नहीं था? पिस्टल के आगे कोई नहीं आता, याद रखना। जब तमाशा तमुशा लग जाता है ना, बंदे शंदे मार जाते, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ओए होए बड़ा दुख होया। मौके पर कोई नहीं आता। एक घर ऐसा था जिसका दरवाजा खुला था, दरवाजा खोला, खुला हुआ दरवाजा था ऑलरेडी, धक्का दिया, अंदर गई, भाई को अंदर खींचा, कुंडी मारी, जान छुट्टी। 15 की कॉल की, पुलिस आई, वकूआ देखा, मौका देखा तो ये भाग चुका था। आप मुझे बताइए कि क्या कहेंगे इसको, कि ये जहालत है, ये जुल्म है, या गलती है, या झगड़ा है? क्या कहेंगे आप बताइए? ये जुल्म है। ये जुल्म है। अब वो बच्ची जो है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ था? उसने मुझे इन्हें पापा ने जो गोली मारी है। तोतली बच्ची है, बकायदा बता रही है। मुझे मुद्दई मुकद्दमा उसका चूंकि सगा भाई है, मैंने कहा इस बच्ची ने, जो एनी शाहिद होता है ना, उसकी जी। बड़ी क्या कहेंगे, उसका बड़ा किरदार होता है किसी भी केस केस में, के उसने हवाले से। आंखों से देखा होता है सब कुछ। बच्ची ने ये सब कुछ आईओ को बताया था, आईओ ने ये सब सुना भी था, लेकिन आईओ ने इस बात को तफ्तीश का हिस्सा बनाया ही नहीं। आईओ ने चाहता तो रिकॉर्डिंग कर लेता खामोशी से, और पहले ठीक है। बहुत से केसेस में करते भी हैं जी। ये। जाहिर है इन्होंने अपने अफसरों को जवाब भी तो देना है ना कि सर इस काम में ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे था। कुछ नहीं किया। अब ये कहना है उस फैमिली का कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें ना मार दे, उससे भी अनहोनी और हैरानकुन बात सुन लीजिए। एक शख्स कत्ल करता है 2 लोगों के सामने, वो दोनों गवाह हैं, तीसरी गवाह उसकी बेटी है, भले 3 साल की है, और उस शख्स पर आज हुई एफआईआर हफ्ते वाले दिन, संडे का दिन आया और मंडे वाले दिन उसकी जमानत भी हो गई। कैसे? क्या ये काफी असर और सूख वाला बंदा है? असर और रसूख वाला है या नहीं, इसका मुझे नहीं पता ना। मैं इस सवाल का जवाब कभी भी देती हूँ कि असर जी। रसूख क्या होता है। असर रसूख तो होता है भाई सीधे काम के लिए, उल्टे काम के लिए क्या होता है कि कत्ल करो, बंदे मारो, भागो, जमानतें ले लो। ये कौन सा असर रसूख है? मैं ये कहूंगी कि वो क्राइम की दुनिया को समझता बहुत ज्यादा है। उसको पता है कि एसएचओ के साथ यारी कैसे डालनी है, आईओ को कैसे अपने साथ कांटेक्ट में लाना है। ये हैं शरीफ लोग, ये बेचारों को थाने का पता ही कुछ नहीं है, तो फिर यही कुछ ही होगा ना। सीसीडी आने के बावजूद ये वाकयात लाहौर में हो रहे हैं। आपको चूंग केस याद होगा, निशाने इबरत बना दिया उन्होंने 4 लोगों को। तो ये अभी भी लोग खौफ नहीं खा रहे, क्या वजह है इसकी? इतने मुल्जिम, इतना क्राइम, इतने गुंडे, इतने अयाश, क्या रातों रात खत्म हो जाएंगे? टाइम लगेगा और काम हो रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द थोड़ा बहुत जो रह गया या 50-50% रह गया, ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, पुलिस ने उस बच्ची का बयान क्यों नहीं शामिल किया इस केस में? ये तो पुलिस वाला ही बताएगा, मैंने तो बता दिया आपको। मैंने तो अपने प्रोग्राम में उससे बाकायदा उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट ली है, बाकायदा बच्ची ने बताया भी है, दिखाया है। अगर आपको अलाउ है या आपकी पॉलिसी में है तो मैं आपको अभी निकाल के दिखा देती हूँ कि बच्ची बोल कैसे रही है। मेरे मोबाइल में मौजूद है, सही। तो मैं ले सकती हूँ अगर, तो फिर आईओ को नहीं लेना आया, जिसका काम ही सारा दिन क्राइम को डील करना है। उसको नहीं पता कि बच्ची की गवाही डाल लेते हैं, बच्ची मौजूद थी। बच्ची को तो आपने, मैंने, किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई ना, बच्ची ने तो वही बताना है ना जो देखा है। तहमीना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।